अखाड़ा में आज सबसे पहले बात चुनावी दंगल की, जहां बीजेपी से निष्कासित होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी से बर्खास्त होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने सोशल मीडिया से इस बारे में पता किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहू के लिए कभी टिकट मांगा ही नहीं। हाँ, उन्होंने सर्वे कराने के लिए जरूर कहा था और यह भी कहा था कि अगर मेरी बहू जीतने की स्थिति में हो तो उसे टिकट दिया जाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि वो पिछले काफी समय से बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे और पार्टी ने उन्हें निकालकर उनका बोझ कम किया है। हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत भी दिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। क्या वजह है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद हरक सिंह रावत है। रावत जी, ये अचानक सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि कई बार ईश्वर को जो कुछ कराना होता है, तो मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने बहुत देश के इतिहास का भी अध्ययन किया है, पूरी दुनिया के युद्धों का अध्ययन किया है। और कई बार जब किसी का विनाश होना होता है किसी को, तो वो उससे ऐसी गलतियां होती हैं, क्योंकि दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। केवल मैं देहरादून से चला, सोशल मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया। मुझे भी साथ के जो स्टाफ था वो बता रहा था कि भाई मीडिया में ऐसा आ रहा है। मैंने कहा पागल हो गया, ये सोशल मीडिया के लोगों को मैंने कुछ भी फ्री में कुछ भी लिखना होता है। तो अब इतना बड़ा देश को चलाने वाला नेतृत्व ऐसा गंभीर कोई बातचीत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। वो अच्छा हुआ कि मैं तो अमित शाह जी से मैं मिला रहा था अमित शाह जी के यहाँ, तब तक मैसेज आ गया। मैं समय ले रहा था कि कल मैं सब दिल्ली आया हूँ, कल मुझे कोई समय दे दीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं आज। नहीं, आज न मैं पहले ज्वाइन कर रहा था न मेरी, अब मैं बात करूंगा। देखिए, क्योंकि अब इन्होंने मेरे बोझ हल्का कर दिया है। देखो, मैं दिल से, क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूँ, देखो ये कोई नहीं दोहरा रहा है। जब मैं भाजपा में सम्मिलित हुआ था तो मैंने भाजपा काले में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी थे, मैंने कहा था भाई मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम सांसें भाजपा में जाएं। और मैंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ कभी इसलिए नहीं कहा कि सोनिया गांधी जी ने मुझ पर भरोसा किया, 2007 में मुझे विपक्ष का नेता बनाया। मैं किसी के कोई एहसान को कभी नहीं भूलता हूं। मतलब एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। हाँ, देखिए, मैं सोचता हूँ कि इन्होंने मौका दिया ना मुझे, जबरदस्ती मुझे जो है खड़ा कर दिया अपने खिलाफ। और मैं आज बता रहा हूँ, सरकार, मैं भाजपा में होता तब भी सरकार कांग्रेस की आ रही थी, 200% कांग्रेस सरकार आ रही थी। अब हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि वो अपने परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, इसलिए पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा। उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे। नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं है। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है कि परिवारवाद को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। तो पुष्कर धामी का कहना कि एक पार्टी एक टिकट। कांग्रेस पार्टी के लीडर सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण सिंह से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में ये माहौल क्या हो रहा है, और सतीश लाखेरा बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सलमान निजामी, अब यह हरक सिंह रावत कांग्रेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तो बीजेपी से निकाले जा चुके हैं। देखिए, पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे उत्तराखंड की बात करूं, गोवा की बात करूं, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है हर राज्य में। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, अभी 8 से ज्यादा जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाकी दूसरी पार्टियों में चले गए। आज उत्तराखंड का मामला सामने आया है, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो उनको निकाला गया है, कुछ निकल रहे हैं, कुछ को निकाला जा रहा है। और गोवा में भी वो हाल था, जो कांग्रेस से निकले थे वो भी वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो भाजपा की हालत खराब है पूरे देश में। कब तक आप हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे ये ड्रामा करके कि बट हरक सिंह रावत के केस में हिंदू मुसलमान कहां से आ गया?
हरक सिंह रावत नहीं और हुआ। उत्तराखंड में कहां से आ गया? यहाँ पर तो हरक सिंह हरिद्वार में क्या हुआ? हरिद्वार में जिन्होंने कहा जो कहा उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ अरेस्ट भी हो गया, उनके खिलाफ अरेस्ट भी हो गया। लेकिन सलमान जी, जनता को मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, उनको विकास चाहिए, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो रोजगार सलमान जी, चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हरक सिंह रावत कोविड में कांग्रेस में लोगों की जानें शरीक जा होंगे रही कि है। नहीं होंगे? बात तो उत्तराखंड की हो रही है। हरक सिंह रावत को कांग्रेस नहीं, पार्टी में उत्तराखंड- शामिल होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जो लोकतंत्र पे विश्वास रखता है, जो देश का भला चाहता है। जिस तरीके से देश में नफरत फैली है, जिस तरीके से बीजेपी ने झूठे वादे किए हैं, चाहे किसानों के साथ, चाहे आम लोगों के साथ, और सिर्फ धर्म को बीच में लाया है, नफरत फैलाने का काम नहीं, किया है। बात एक ऐसे पार्टी एक टिकट की हो रही है, जो तो भी क्या लोग कांग्रेस पार्टी में भी secular- यही प्रिंसिपल है कि भाई परिवार में जितने भी लोग हैं, अगर 4 लोगों को 4 टिकट देना है तो 4 टिकट दे देना चाहिए? नहीं, ये बहाना है भाजपा का, ये तो बहाना है। ये तो निकल रहे हैं लोग, इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि भाजपा सफल नहीं हुई विकास करने में। जो उन्होंने वादे किए थे जनता से कि हम विकास करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, जो है अभी चाइना एक तरफ से हमारा दुश्मन पर है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर हरक सिंह रावत ने तो विकास की बात नहीं की, उन्होंने तो टिकट की बात की। फिर उन्होंने कहा, एक तरफ कहते हैं बोझ हल्का हो गया, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं बीजेपी का वफादार हूं, मुझे बताया नहीं, और लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं मेरा बोझ हल्का हो गया। अब हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने पर, सलमान आप बने रहिए, सतीश लाखेरा जुड़ते होंगे, उनसे भी पूछेंगे, बीजेपी से पूछेंगे कि विकास किया कि नहीं किया, क्या वजह है कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड में छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी से निकाले जाने पर सीएम धामी ने बताया कि वो अपने परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हरक सिंह रावत पर निशाना साधा है। 5 साल तक तो आपने एक यहाँ पे रख देखा, सत्ता की आनंद लिया। अब उसके बाद इमोशनल जो है वो अपील और इमोशनल अत्याचार, ये सब चलता नहीं है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, या चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ पर जो है वो वोटों की जागीरदारी नहीं चलने वाली है, बल्कि विकास में भागीदारी चलेगी। अब वहीं बीजेपी के नेता मदन कौशिक ने आरोप लगाया कि हरक सिंह रावत पार्टी के अनुशासन के दायरे से बाहर जा रहे थे, इसलिए फैसला लेना पड़ा। जी ने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को मंत्रिमंडल से हटाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे डॉक्टर हरक सिंह जी को भी निलंबित करने का, निष्कासित करने का निर्णय हुआ। पिछले दिनों से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की शिकायतें, इस प्रकार की सारी बातचीत सामने आ रही थी। पार्टी ने अनुशासन की उस सीमा में बाहर करने के रूप में हरक सिंह रावत जी को पार्टी से अलग किया है। तो सलमान निजामी ये कह रहे हैं कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज, गतिविधियों में लगे हुए थे हरक सिंह रावत। कहीं ना कहीं टिकट का ही बात हो रही है। बात आपने भले ही विश्वास की बात कही हो, विकास की बात कही हो, लेकिन वो सब तो पॉलिटिकल नैरेटिव है। अंत में तो वही होता है कि जो टिकट मुझे देगा, जहां मुझे टिकट मिलेगा, मेरे परिवार को टिकट मिलेगा, मैं वहां पर चला जाऊंगा। तो ये तो अवसरवाद हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हम उस पर विश्वास करते हैं। तो अगर रावत जी ने विरोध किया हो या पार्टी के बारे में बात की हो कि यहाँ गलती है, यहाँ हमें टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो उनको एक्सपेल क्यों किया गया? हर एक की इच्छा है कि भाई वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसका परिवार का व्यक्ति हो। यूपी में आपने देखा, एक परिवार से 2-2 लोगों को टिकट दिए इन्होंने। और जो यूपी में उन्नाव रेप केस का मेन एक्यूज विधायक था, उसकी बीवी को टिकट दिया है। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां इन्होंने एक परिवार में 2-2 टिकट बांटे हैं। मसला ये है, बीजेपी अब छुपने का काम कर रही है, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं। इन्होंने जो काम करने थे वो काम करने में वो सफल नहीं हुए हैं। जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। अभी कोविड आ रहा है, क्या तैयारियां हैं कोविड के लिए? आप मुझे बताइए कि केस बढ़ रहे हैं, क्या हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फैसिलिटी पूरी है? नहीं है। अस्पताल जो है, आप देखिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है वहां। अभी हम कोई भी तैयारी सरकार की तरफ से नहीं है कोविड को लेके तीसरी वेव। तो ऐसे कई वादे भाजपा ने किए हैं जो लोगों के सामने इन्होंने रखे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए।
नतीजा है कि लेकिन हर एक लेकिन व्यक्ति जो लेकिन है लेकिन कुछ पार्टी छोड़ नेता के अगर नहीं आकर करता। आकर ये कहें कि देखिए टिकट मुझे चाहिए, अब हरक सिंह रावत तो अगर कहेंगे कि देखिए मुझे टिकट चाहिए, मेरे परिवार में मेरी बहू है और मेरे एक और प्रियजन है, उनको भी टिकट चाहिए, तो क्या सबको टिकट दे देना चाहिए? हरीश रावत से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत जी से हरक सिंह रावत जी की मुलाकात भी हुई थी कुछ दिन पहले, तब भी अटकलें तेज हुई थी कि हरक सिंह रावत कर क्या रहे हैं। एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उन पर कई सारे सवाल पूछे गए थे। बीजेपी से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। सतीश लाखेरा बीजेपी से जुड़ना चाहिए थे हमारे साथ, थोड़ी देर में यहां अखाड़ा में उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त तो हरक सिंह रावत ने यही कहा है, दो बातें कह दी उन्होंने। एक, उन्होंने कहा कि मुझे बताया नहीं, बिना बताया मुझे पार्टी से निकाल दिया, बोझ हल्का हो गया। दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं तो पार्टी का वफादार हूं। लेकिन दोनों बात उन्होंने एक चीज कही कि मैं अगर बीजेपी में होता तो भी कांग्रेस जीतती, अब मैं खुलेआम कांग्रेस से बात करूंगा तो भी कांग्रेस जीतेगी। तो क्या हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जुड़ जाने से उनका पलड़ा, कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाएगा सलमान निजामी? जी बिल्कुल, देखिए वो तो पहले भी कांग्रेस थे, अब उनकी घर वापसी होगी और कांग्रेस को जो है देश चलाने में कांग्रेस हमेशा सफल रही है। कांग्रेस ने धर्म की राजनीति नहीं की है, कांग्रेस ने विकास की राजनीति की है और उत्तराखंड की जनता को मालूम है कि कांग्रेस ने पहले क्या काम किए थे, कितने डैम बनाए, कितनी सड़कें बनाई, कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। और इसीलिए यही कारण है कि जो लोग कांग्रेस से निकले थे वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, लेकिन अगर आपने गोवा में देखा, लेकिन जो एक TMC ही में बात गए है, थे, एक ही वो भी बात है, वापस आ अगर गए। अगर उनको लगता कि बीजेपी में काम नहीं हो रहा है तो फिर आचार संहिता लगने से पहले ही उनको पलायन कर देना चाहिए था। आचार संहिता लगने के बाद, टिकट वितरण की बातचीत शुरू होने के बाद अगर ऐसी हरकत होती है तो फिर तो यह अवसरवाद हुआ कि भाई मुझे यहां टिकट नहीं मिल रहा, मेरा यहां टिकट कटता हुआ लग रहा है कि जहां टिकट मिल रहा है वहां चले जाए, तो फिर ये तो फिर मौका परस्ती और अवसरवाद हुआ। अगर लहर होती एंटी बीजेपी तो फिर चुनाव और आचार संहिता लगने से पहले, टिकट की बात होने से पहले ही कई लोग बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में आकर पलायन कर गए होते। लेकिन आपने जहां जहां दुहाई दी है, उत्तर प्रदेश में भी अब तक कोई भी कद्दावर बीजेपी का नेता यानी कि कम से कम 10-12 साल से बीजेपी में हो, ऐसे नेता पार्टी छोड़कर सपा में जाकर नहीं जुड़ रहे हैं। जो जुड़ रहे हैं वो हैं जब हवा का रुख बदलते देखा तो बसपा छोड़कर भाजपा में आ गए, अब देख रहा है कि भाजपा में टिकट नहीं मिलेगा तो फिर सपा चले गए, अब वहां सपा में भी उनको नहीं कोई ज्यादा ये दे रहा, इंपॉर्टेंस दे रहा, तो अब वो कुछ लोग वहां त्रिशंकु बन के खड़े हैं। कुछ तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए थे, बड़े बड़े दावे करके चले गए थे, आज पता नहीं कहां पर हैं, क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी ने भी दरकिनार कर दिया है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो एक और वहां घटना घट रही है, सलमान निजामी बने रहे। अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां एक मुलाकात के बाद नरेश टिकैत अपने बयान पर टिक नहीं पाए और एसपी और आरएलडी को समर्थन देने वाले बयान से पलट गए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कल मुजफ्फरनगर में किसानों से अपील की थी कि वो एसपी आरएलडी का समर्थन करें, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। पहले से हर पार्टी का आदमी आवे और कल राज्यपाल बालियान जी को सिंबल मिला तो यहाँ से किसान भवन में आए, तो हम तो सभी आशीर्वाद दे, हमें तो कोई ऐसी हुआ नहीं है बातचीत। हो सके थोड़ी घनी कुछ हमारे मुँह तो भी निकल गई होगी बातचीत, पर हमें ज़्यादा नहीं पता था। वो संयुक्त मोर्चे का, किसान संयुक्त मोर्चे का एक वो है, एक प्रतिबंध है, उसमें किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है, सब आशीर्वाद है। बातचीत में निकल गई होगी, कोई आया था आशीर्वाद लेने के लिए, टिकैत खाप जो है उसकी ओर से उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं। यानी कि इस पूरी रीजन में इस खाप का बहुत बड़ा फैसला कि वो एपॉलिटिकल रहेंगे, किसी एक राजनीतिक दल का खुलकर समर्थन नहीं करेंगे। नरेश टिकैत ने कल क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। सारे को गठबंधन को जहां से जिसकी भी हो बातचीत, भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाओ उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं हो तो बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल करें। बलियान खाप का मुखिया होने के नाते उन्होंने ये बयान दिया था, ये बात कही, यही बात है। और बड़े भाई नरेश टिकैत के बयान पर राकेश टिकैत ने भी सीधा कोई जवाब नहीं दिया।
नहीं रख रहे। अरे कोई तुम राड करवा दोगे घर में, ये राड जरूर करवा दोगे, हमारा ठीक चल रहा काम। ना ना, आप जरूर राड करवाओगे हमारे घर में। वो उन्होंने हम बता देंगे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन का यहाँ से कोई कैंडिडेट था वो अपना सिंबल लेके गया। जो एक विचारधारा के आदमी जाते हैं, अगर सिंबल एक ले गया तो उसके साथ में 200-300 लोग गए। उन्होंने सिंबल वो टिकैत साहब को दे दिया, तो टिकैत साहब ने वो सिंबल फिर उसी को दे दिया और उन्होंने कहा अपना जाकर चुनाव लड़, हम तो सब साथ ही हैं। तो यही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं भाई। कोई आपके घर पर आया, अरे क्या अच्छा, हमें पता है, सुन ली हमने, वो जिस उससे पार्टी से आया हो तो उसी की तो कहते हैं कि भाई सब साथ ही है, अपना चुनाव लड़ जाके। यही तो कहा उन्होंने, तो उसको ये कहते हैं भाई तू चुनाव मत लड़े और हम तेरे साथ नहीं है। यही तो कहते हैं कि भाई सब साथ ही है, क्योंकि जो उसके पास लोग आ रहे थे वे एक ही विचारधारा के थे, तो वे आशीर्वाद लेना है कि जी हमारा समर्थन कर दो। तो उन्हें कह दिया भाई चुनाव लड़ो, हम तो सब साथ ही है, जाओ अपना काम करो। तो टिकैत भाइयों का कहना है देखो परिवार में लड़ाइयां मत कराओ। बड़ा भाई जो कह रहा था उसने बस कोई आशीर्वाद मांगने आया, उसको दिल से आशीर्वाद दिया, लेकिन हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुले से नहीं समर्थन करेंगे। ये बलियान खाप के मुखिया होने के नाते नरेश टिकैत ने बस आशीर्वाद दिया है। वहीं राकेश टिकैत ने एक बार फिर चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए चुनाव से दूरी रखने की बात कही है। चुनाव से कोई मतलब नहीं है, सरकारें ठीक काम करो, ठीक है। सरकारें नहीं ठीक काम करेगी तो हमारा तो आंदोलन वाला मामला है, या जनता अपने आप बाप ले क्या करना इसको। पवन खटाना इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन जी नमस्ते। एक बात बताइए, यहां पर बलियान खाप का ये फैसला और एक दिन में बात बदल देना, संजीव बलियान का वहां जाकर तुरंत जाकर मिलकर आना, इसका क्या मतलब है? नहीं, बयान कहां बदल दिया। संजीव बालियान जी को आज याद आई है नरेश टिकैत जी की। पिछले 13 महीने से जब आंदोलन पर बैठे थे, जब संजीव बालियान जी कहां थे, जिस समय पर आदरणीय राकेश टिकैत जी को गाजीपुर पर बैठ करके ये कहना पड़ा कि मैंने इस पार्टी को वोट दिया था और ये मेरे साथ में छल कर रही है, तब संजीव बालियान कहां थे? आज संजीव बालियान को यह लग रहा है कि उनके बगैर मैं अपने गृह जनपद में नहीं जा सकता, मैं अपने घर पर नहीं जा सकता, तो वो वहां पर गए, आशीर्वाद लिया। नरेश टिकैत जी का अगर आशीर्वाद लेंगे तो नरेश टिकैत जी क्या किसी से मना कर देंगे? अगर आप घर पे आगे ठीक है भाई लड़ो, हम कब मना कर रहे हैं आपसे। लेकिन ये तो संजीव बालियान को देखना चाहिए। अगर संजीव बालियान ये कहते थे आज से पहले कि यही टिकैतों के हाथ में थोड़ी है कुछ, तो आज उन्हें पता होगा टिकैतों का हाथ में क्या है। अगर ऐसा है तो फिर टिकैत जो है ये अपनी बात खुलेआम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे एसपीआरएलडी का? आज क्यों कह रहे हैं कि हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है? सतीश खटाना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश खटाना, ये सवाल पूछा जा रहा है कि टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत आज याद आए हैं, संजीव बलियान इतनी जल्द में जाकर उनसे मिलकर क्यों आए हैं कल के बयान के बाद? सतीश जी, आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? जी सतीश जी। हाँ, मैं सतीश लखेड़ा हूँ। जी सतीश लखेड़ा जी नमस्ते। सतीश लखेड़ा जी, मैं पूछ रहा हूं, पवन खटाना जी का कहना है कि बीजेपी को संजीव बालियान को और बीजेपी को नरेश टिकैत अब याद आए हैं। कल उन्होंने एसपीआरएलडी के कैंडिडेट के उम्मीदवार को आशीर्वाद दिया, उनके बयान के बाद ही आज बीजेपी को याद आए। देखिए, पूरा आंदोलन जिनका किसान हित के नाम पे अपनी राजनीतिक इच्छाओं के लिए प्रायोजित था और जिसको लेकर लगातार हम लोग कह रहे थे, वो बात सामने आ चुकी है। आज उनकी राजनीतिक इच्छाएं सामने आ गई हैं और जिन्होंने संघर्ष किया, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और किसानों ने आखिरकार सरकार को झुका ही दिया। 3 काले कानून आए थे, 3 काले कानून लाए गए थे, किसानों के ऊपर न जाने कैसे कानून लागू हो रहे थे,
खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान मजदूर बन जाता, दूसरों के हाथ में पूरी की पूरी फसलों का, अनाज का कंट्रोल चला जाता, मार्केट पे छूट जाता हमारा किसान। किसान शहीद हुए, जान गई, आंदोलन किया, झूठे मुकदमे लगे, परवाह नहीं की और उस आंदोलन को लगातार चलाते रहे। अंततः वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों किसानों के काले कानून वापस लिए। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग मवाली कहते थे, न जाने किन शब्दों से किसानों को अपमानित करते थे, आज वो कह रहे हैं कि किसानों के हित में वो 3 कानून वापस लिए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर विक जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर विक के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े हो। अब ये अखिलेश यादव का कहना और केंद्र ने कृषि सुधार कानून वापस लिए, केंद्र को हार झेलनी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। लखनऊ में बोले हैं अखिलेश यादव। सपा का फिर से मोर्चा, कृषि सुधार कानून वापस लेने की बात उठाई क्योंकि पहले दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरकत होगी। 10 फरवरी को पहला जो फेज है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, मतदान वहीं होगा और वहां पर इन्हीं कृषि सुधार कानून पर ही बात होगी। और आज उनका ये कहना कि केंद्र ने कृषि सुधार कानून वापस लिए, ये बहुत बड़ी बात है। अन्नदाता के अन्न की शपथ ली जा रही है, किसान के हित में काम करने की शपथ वहां ली जा रही है। अब अखिलेश यादव यही हरकत कर रहे हैं। सतीश लखेरा जी बताइए, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का खुला दावा कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, पीछे हटना पड़ा और हम ही सपा हमेशा किसान के साथ खड़े थे पिछले 1.5 साल से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के सम्मान में, किसानों की मांग के सम्मान में जब कृषि बिलों को वापस लिया, उन्होंने विनम्रता से कहा कि हम अपनी बात किसान भाइयों को नहीं समझा पाए। अगर उसका पूरा मसौदा देखेंगे, वो किसान के दीर्घकालिक कल्याण के लिए था। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी को कि किसान कल्याण और किसान सम्मान निधि आज हर किसान से जुड़ी हुई है। उसमें जाति, वर्ग, क्षेत्र कहीं भेदभाव नहीं दिखाई दे रहा है, पूरे देश के किसानों के लिए है। हमने दीर्घकालिक योजनाओं को लेकर के किसान कल्याण के लिए विचार किया था। पर कहीं नर्वसनेस तो दिख रहा है। इसे नर्वसनेस कहना गलत होगा। सतीश जी बताइए कि कल नरेश टिकैत जी बयान देते हैं और आज संजीव बालियान जी जाकर उनसे मिलकर आते हैं। किसान, समाजवादी पार्टी के लिए किसान वोट हो सकता है, समाजवादी पार्टी अवसर के नाते किसान के साथ खड़ी हो सकती है। क्या मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जब किसानों पे गोलियां चली, सीमेंट मजदूरों पे चली, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों पे चली, जब इन्होंने दमन किया और किसानों ने खुल के इनका विरोध किया, बाबा टिकैत इनका विरोध चुनाव में कर चुके हैं। आज परिस्थितियां हैं, ये ठौर तलाश रहे हैं राजनीति में जाने का, जिसके लिए इन्होंने पूरा किसान आंदोलन खड़ा किया था। और समाजवादी पार्टी आज सबका प्लेटफॉर्म बनी हुई है, सारे लोग आइए, सबका स्वागत है। इसलिए किसान को लेकर आज गंभीर चर्चा इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि ये सारा कुछ चुनाव को लेकर है। आज चुनाव की परिस्थिति में समाजवादी पार्टी किसान जो कहना चाहेगा, किसान को जो अच्छा लगेगा और टिकैत परिवार जो कुछ कहना चाहेगा उसके लिए तैयार है। मगर किसान कल्याण और किसान से जुड़े विषय अलग है। लेकिन चुनाव देखिए, सत्ता जिसके हाथ में होगी। एक बार जरा फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी भी इतने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी का है, इसीलिए मैंने कहा कि हम मैनिफेस्टो में जब आपके सामने आएंगे उन तमाम बिंदुओं को रखेंगे जिनसे इन चीजों को पूरा किया जाएगा।
अगर आज किसानों पे रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इन्हीं बिंदुओं पे रखिए, क्योंकि इधर उधर की बात होगी तो बहुत लंबी बात जाएगी। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। वो भी पार्टी तय कर लेगी। अभी तक तो डिबेट उसी पे चल रही है टीवी। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि अखिलेश यादव का अन्न संकल्प है कि जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया उनको हम निकालेंगे, यानी बीजेपी को निकालेंगे, और कह रहे हैं कि और भी लोग इस अन्न संकल्प से जुड़े। पवन खटाना बीकेयू से हमारे साथ हैं, अमित जमाई समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ हैं। जल्दी से आपका रिएक्शन लेकर इनकी भी प्रतिक्रियाएं लेते हैं। बताइए, अखिलेश यादव का बहुत बड़ा संकल्प है, कह रहे हैं 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान भी होगा। जब समाजवादी पार्टी पिछले जब सत्ता में आई थी तब भी उन्होंने किसानों को लेकर के, किसानों की आय को लेकर के अनेक अनेक संकल्प लिए थे। तब किसानों क्या हुआ, जो गन्ना किसानों के भुगतान की बात उन्होंने 100 दिन के भीतर आने की कही थी, तब क्या हुआ, जिस बात को लेकर चौधरी अजीत सिंह की बार बार सरकार से डिमांड रहती थी, तब उस संकल्प का क्या हुआ। जब 2 लड़के एक साथ आए थे और जब उनकी हार हुई थी उसके बाद उन्होंने विधानसभा में कितनी बार किसानों की बात की, कब गन्ना किसानों के लिए इन्होंने धरना दिया। ये केवल फैशन है। और जो नरेश टिकैत जी के साथ बात हो रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के दंगों में खुलेआम आप आर्काइव में जाके देखिए, उन्होंने कहा था मुसलमानों ने हिंदू बहु बेटियों का अपमान किया है, उनका अभद्रता की है। उनकी सुविधा के अनुसार है। आज उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी बार्गेनिंग थी उसको नकारा है, तो उनके पास एक ही ठौर बचता है जो आजकल सबके लिए ठौर है, वो है समाजवादी पार्टी। इस नाते वो समाजवादी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी आज उनकी भाषा बोल रही है। अमित जमाई बताइए। नमस्ते। नमस्ते आनंद। देखो, मसला ये है कि जो अन्न संकल्प के समय पर ये जो हमारे तेजेंद्र विर्क हैं, ये वही हैं जिनके ऊपर जो है इस क्रिमिनल गृह मंत्री अजय मिश्रा के लोगों ने इनके ऊपर जो है थार चलाई थी। और जब किसान संकल्प ले रहा है, किसान का मतलब भगवान होता है, और जब भगवान उत्तर प्रदेश में देश में रूठा हुआ है ना, तो फिर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की खैरियत नहीं है। वजह ये है कि क्या हमारा समाजवादी पार्टी का सवाल है कि क्या जो 700 जवान किसान जो शहीद हुए, क्या वो अपने घर खैरियत से जिंदा वापस जा सकते थे? अगर वापस जा सकते थे तो आपने 2 साल उनको तीनों कृषि कानूनों को लेकर आपने उनको आंदोलन रद्द क्यों होने दिए? ये 700 ये जो 700 शहीद हुए हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, इसका जरा मुझे बताइए, ये 700 कौन है, मुझे बताइए, इनके डिटेल्स जानते हैं? ये सभी इनमें से कितने कोविड-19 यानी कोरोना से मरे थे? इनमें से कितने हिट एंड रन में मरे थे? इनमें से कितने आपसी लड़ाई की वजह से मरे थे? इनमें से कितने चोरी चकारी से मरे थे? इनमें से कितने सही में किसान थे और कुछ लोग वहां के आसपास के ग्रामीण थे? ये डिटेल्स आप जरा कभी जग जाहिर करेंगे, या 700 का नंबर पकड़कर पॉलिटिकल गेम खेलेंगे? अगर 350 से ज्यादा कोविड-19 या कोरोना से मरे थे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? और आप ये भी मानते हैं अमीक जी कि तेजिंदर विर्क हमेशा से समाजवादी पार्टी के ही थे, तो फिर वो जो किसानों के आंदोलन में खड़े होकर पॉलिटिकल आंदोलन की बात कर रहे थे, तो फिर ये जो किया आंदोलन पॉलिटिकल था, वो भी सीधा सिद्ध होता है, वो आरोप भी सिद्ध होता है कि हमेशा से पॉलिटिकल था। आनंद, मसला ये है ना, आपका ये मसला ये है
कि बीजेपी आरएसएस वो बोल रही है, आप भी नहीं बोलने देते हो विपक्ष को। अगर बुलाए हो तो 1 मिनट शांति से सुन लो मेरी बात को जो है। मेरे सवाल चुपते हैं तब आप यही इसी तरह के आरोप लगाने लगता है। मैंने सवाल पूछा, अब आप जवाब दीजिए। आनंद बात तो रखने दो भाई, रखिए ना। उत्तेजना समझता हूँ। मेरी कोई उत्तेजना नहीं है, सवाल मेरा पूछना मेरा काम है। मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ। कुछ लोगों को सुनकर अच्छा लगता है, कुछ लोगों को चुभने लगता है। आप बताइए। स्पेस दो बोलने का, चाहे हमारे चौधरी महेंद्र टिकैत साहब रहे हो, नरेश टिकैत जी हो, या किसान मूवमेंट के जो भी लोग हो, कोई भी सरकार रही हो, आपको क्या याद नहीं कि यही राकेश टिकैत साहब हमारे राजनाथ सिंह जी के साथ जो है यूपीए 1 यूपीए 2 के जमाने में ये इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। हम आरोप नहीं लगा रहे, हमारा ये कहना है कि किसान अपने हित में, किसानों के हित में वो राजनीतिक दलों से बातचीत करते हैं। जहां उनको लगता है कि किसानों का हित सत्ता है, कोई किसान के हक में खड़ा हो रहा है, तो उनको बात करनी चाहिए। आज क्या बात है? अच्छा, 2000 जब यूपीए के कार्यकाल में राजनाथ सिंह जी के साथ, अब अभी आपने जो कहा उसी पे पूछ रहा हूं, तब ये राकेश टिकैत और नरेश टिकैत क्या डिमांड कर रहे थे? मैं आपसे लैंड एक्विजिशन जब एक्ट आया था, तब नहीं, मैं पूछ रहा हूं तब, अमित जी मैं आपसे पूछ रहा हूं उस वक्त क्या डिमांड कर रहे थे? उनका डिमांड ये था कि लैंड एक्विजिशन, जो जमीनों का, जो किसानों की जो जमीनों का अधिग्रहण का मामला था, पूरे देश में जब बहुत ही खतरनाक काला कानून आया था यूपीए 1 के जमाने में, मनमोहन सिंह जी ने किसान विरोधी जो उस वक्त उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन के स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं की थी। उन्होंने उस वक्त मार्केट खोलने की बात नहीं की थी। उस वक्त उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जगह देने की बात नहीं की थी। उस वक्त उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटाने की बात नहीं की थी। मैं कह रहा हूं कि पूरा देश के किसानों ने कांग्रेस के खिलाफ, जो गठबंधन था उनके खिलाफ, उन्होंने दिल्ली को लाल कर दिया था। हाँ। और कांग्रेस को पड़ा था जी। लेकिन उसके बाद वही राकेश टिकैत, वो जो उन्होंने उस वक्त डिमांड की थी, उसी के विपरीत आपके साथ खड़े होकर वही उन्हीं कानूनों को जब लाया गया, उन्हीं रूल्स को इंप्लीमेंट किया गया, उसी की खिलाफत करने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लोकसभा में नहीं जीत पाए, विधानसभा में नहीं जीत पाए, उनकी जमानत जब्त हुई थी, तो राजनीतिक तरीके से उनको वापस राजनीति में आना था। आप 40 सेकंड देंगे मुझे बोलने के लिए? देखिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, फिर 40 सेकंड और मांगते हैं। आपको 40 सेकंड देता हूं, आप 2 मिनट और मांगते हैं। मैं बस सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि तथ्य के विपरीत वही व्यक्ति जो पहले एक डिमांड कर रहा था, अब घूम के दूसरी डिमांड कर रहा है और आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, तो फिर उसका इंटेंट राजनीतिक है कि किसान का हित है? यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। आप मेरी बात समझो, माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी पार्टी जो है ना, किसानों के हित के आधार पे खड़ी, किसानों के हित के आधार पर है, तो फिर गन्ना किसान की गन्ना मिले सब बंद किसके कार्यकाल में हुई थी? तब वो गन्ना के लिए क्यों खड़े हुए थे? उनकी उस वक्त डिमांड क्या थी? किसानों की जितना बकाया था उसका पेमेंट कब किसके शासन काल में हुआ, ये भी बताइए। बहुत सारे मुद्दे हैं, सवाल हर किसी से पूछा जा सकता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त समय नहीं है, समय कम है। आगे भी इस पर बात करेंगे। अमित जमाई, सतीश लखेरा और पवन खट्टाना जी। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।